हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं सीडीपी। सीडीपी में जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है, ये है 20 अगस्त का पेपर। ठीक है, 20 अगस्त 2023 में जो ऑफलाइन पेपर हुआ था वो पेपर में मैं आप लोगों को सीडीपी के क्वेश्चन करवाऊंगी। और मैंने आप लोगों को कहा था कि सीडीपी में हमारा जो टारगेट है 25+। देखिए 25+ कैसे आएंगे, ये जो है मैंने आप लोगों को पूरा पैटर्न समझाया था कि किस तरीके से आप लोगों को पेडागोजी पे फोकस करना है, किस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे जो है चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास से 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आप लोगों को पेडागोजी को किस तरीके से सॉल्व करना है वो तो सिखा ही रही हूँ, प्लस इंक्लूसिव एजुकेशन हमने कर लिया है। तो जिन लोगों ने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे ना, उस टॉपिक को समझ लिया होगा, वो देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है कितना आसानी से वो कर ले रहे होंगे। ठीक है, और टॉपिक वाइज जो है हर एक टॉपिक जो है मैंने आप लोगों के साथ जो है स्टार्ट किया है, डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करते हैं। तो अगर आप लोग जो है अगर उसको जो है अच्छे से कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है बहुत ही हार्ड नहीं लगेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, तो उनको किस तरीके से करना है वो तरीका जो है मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर चाहते हैं सीडीपी में एक अच्छा स्कोर करना, चीज़ों को समझ के करना, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना, किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर पे पहुंचते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप किस तरीके से करते हैं, ये सब चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो अगर आप लोग इस तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, मैं यही बोलती हूँ एक सही डायरेक्शन में पढ़िए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। समालोचनात्मक और रचनात्मक मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग और बच्चों के अंदर जो है क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है, इसमें से कौन सा जो है ऐसा प्रश्न है। आप लोगों के साथ जब मैंने पेपर 1 जो डिस्कस किया था सीडीपी का, वही 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था पेपर 1, तो उसमें जो है मैंने इस चीज़ को आप लोगों को समझाया था कि क्या होता है, किस तरीके से बच्चा जो है समालोचनात्मक और जो है क्रिएटिव मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग और उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में मैंने जो है चीज़ें डिस्कस की थी। तो इस क्वेश्चन को जो है आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा एक चीज़ समझ लीजिएगा, अगर किसी में भी समालोचनात्मक चिंतन मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देना है तो कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। मतलब जिसका जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस होता है, जिसका एक ही आंसर होता है, या किसी मतलब जगह के बारे में पूछ दिया गया है, उसकी जगह की विशेषताएं क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन, तो वो जो है आप लोगों का आंसर कभी भी नहीं होगा। कभी भी ये क्रिटिकल थिंकिंग और आपका क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, जिसमें बच्चा जो है सोच विचार करे, अपना दिमाग लगाए, उस पर तर्क वितर्क कर सके, वो ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। देखिए, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। देखिए यहाँ पे ये भी पूछा कि कौन सा तरीका हो सकता है और क्यों। अब बच्चा सोचेगा यहाँ पे। ठीक है, अगला ऑप्शन भी देख सकते हैं। आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, वन वर्ड आंसर है, बच्चा आसानी से बता देगा। आपके देश में कुल कितने राज्य हैं और कितनी राजधानियां, ये भी वन मतलब आप देख सकते हैं। या फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं, ओपन एंडेड होना चाहिए, जिसमें बच्चा सोच विचार कर सके। आपके देश का नाम, मानचित्र पर उसकी भौगोलिक स्थिति, हर एक बच्चा बता सकता है, क्योंकि ये चेंज होने वाला नहीं है, बच्चा इसमें सोच विचार नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 1। यहाँ पे बिना सोचे समझे, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या आएगा, क्यों आ गया मतलब वाई, तो क्वेश्चन करेगा अपने आप से, वो सोचेगा, उस पर सोच विचार करेगा, फिर उसके बाद जो है उसकी दिखेगी कि एक क्रिएटिव सोच क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 1 करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि जिससे कि आप लोग जो है बहुत ही आसानी से किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे आंसर सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं बताऊंगी, बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा मटेरियल मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर अगर एक बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर मतलब उसमें डेवलप करना है तो उसके अंदर जो है एक एविडेंस की कहाँ तक जो है उसके लिए सही भूमिका निभाता है। तो क्या भूमिका होती है एविडेंस की, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी एविडेंस हो उस पर आपका तर्क वितर्क करना चाहिए कि वो एविडेंस कहाँ तक सही है। ठीक है, उसका उस पर मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये बात तो सही बोल रहा है। प्रमाण को बिना विश्लेषण किए, देखिए यहीं पर आपका गलत हो जाएगा कि बिना विश्लेषण करिए उसे स्वीकार कर लेना, तो ये तो एक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके विचार को ही बंद कर दिया गया, आपकी आप सोचो ही मत उस पर। ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक है। जी नहीं, प्रमाण जो है प्रासंगिक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा।
व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा हम नहीं कर सकते। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर भी 1 कि प्रमाण का जो है तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कोई भी एविडेंस आपके सामने हो तो उस पर तर्क वितर्क करना चाहिए, ताकि उस पर एक सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे कि समझ पता चल सके कि वो प्रमाण सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पे जो है 1 जो है करेक्ट है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही है। समावेशी शिक्षा पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया हुआ है। इस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो देख लेंगे ना तो आपको समावेशी जो टॉपिक है, आपको बता दूं इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, इससे आपका पूरा का पूरा जो है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का। लेकिन पूरे CTET में देखेंगे, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है CTET में, ठीक है, जैसे कि मैथ्स, EVS, आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आ जाता है। तो इनको अगर मिला दिया जाए ना तो हर जगह पर जो है इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो पूरे CTET में आपको कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 5 नंबर तो सिर्फ और सिर्फ जो है CDP में पूछा जाता है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? देखिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, कभी भी आपको ऑप्शन में मानक पाठ्यचर्या एक स्टैंडर्ड करिकुलम की बात करें तो वो आपका सही नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए जो है एक करिकुलम तैयार किया जाना चाहिए, ना कि एक स्टैंडर्ड कि हाँ यही होगा सभी विद्यार्थियों के लिए, मतलब एक विद्यार्थी को देखते हुए करिकुलम तैयार कर देना, ऐसा नहीं। तो ये ऑप्शन कभी भी दिखे तो ये गलत होता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण और वर्गीकरण, योग्यताओं के आधार पर कभी भी पृथक्करण और वर्गीकरण कभी भी अलग अलग बच्चों की करने की बात किया जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखो, यहाँ पे पढ़ने के यहाँ पे सही ऑप्शन हमें ढूंढना है। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल, कभी भी ऑप्शन में केवल दिखे वो आंसर नहीं होगा। व्यावसायिक शिक्षा, देखिए क्योंकि एक शिक्षा की बात की जा रही है, केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बस सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए, तो ये सरासर गलत है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा नहीं कहता है। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणामस्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए। बिल्कुल, जो हमारा जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, व्यक्तिगत अंतरों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, उसकी पहचान करके उसके अकॉर्डिंग जो है करिकुलम तैयार किया जाना चाहिए, और वो भी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि चेंज किया जा सके। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है? बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। बिल्कुल सही बात है। और ये दोनों टॉपिक, मतलब मैंने लेव वाइगोस्की भी करवा रखा है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो इन्होंने दिया है क्या है, पूरी थ्योरी समझा रखी है, और जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी भी आप लोगों को मैंने समझा रखा है। तो अगर वो थ्योरी नहीं देखा है, अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि इनसे रिलेटेड कम से कम आपको जो लास्ट ईयर का जो पेपर है, जो CDP, आप देखेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है इन 2 टॉपिक से पूछे गए हैं। 2 नहीं 3 टॉपिक से, मतलब वाइगोस्की भी, आपका वाइगोस्की भी है, जीन पियाजे भी है, और कोहलबर्ग भी है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जाके अच्छे से समझ लीजिए, ताकि इससे आने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखिए, मैं आप लोगों को इसलिए बोल नहीं रही हूँ कि आप लोग जाके वो देखें, और मतलब कि मैं चाहती हूँ इसलिए, ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाती हूँ तो मैं यही कोशिश रहती है कि इस तरीके से बनाऊँ कि हर एक बच्चे जो है बेसिक से चीज़ों को जो है समझ जाए, बेसिक से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी मैं बोलती हूँ कि आप लोग जो है उसको एक बार देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। मेरा मोटिव बस ये रहता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग अगर चाहते हैं अच्छा स्कोर करना तो देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण भिन्न है। तो ये बिल्कुल बात सही है। जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे क्या कहते हैं कि पहले विचार आया, विचार के बाद जो है क्या है, भाषा का विकास हुआ, ठीक है। तो ये कहते हैं कि विचार आया, फिर जो है भाषा का क्या हुआ, विकास हुआ। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा के द्वारा जो है विचार आया है। तो भाषा पहले आया, फिर विचार आया। जो बच्चा है समाज में रहता है, लोगों के साथ जब अंतःक्रिया करता है तो उसके भाषा का विकास होता है, उसके बाद जो है उसके अंदर जो विचार पनपते हैं। लेकिन जीन पियाजे अलग कहते हैं, वो बोलते हैं भाषा का विचार आया बच्चे के अंदर पहले, फिर जो है भाषा सीखता है। तो इन लोगों के जो है भाषा के ऊपर दोनों के ही दृष्टिकोण भिन्न है। तो ये बात तो एकदम सही है, ठीक है। अगला अभिकथन हो गया। इसका कारण क्या बोला है, मतलब तर्क क्या दिया है इन्होंने? खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। यह भी बात सही है। जो खोज अधिगम है
मतलब जो आपका खोज अधिगम जो डिस्कवरी लर्निंग होती है, इसमें क्या होता है, शिक्षक जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, वो बच्चों को क्या प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, राइट। विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उसमें क्या होता है, मतलब उत्सुक होता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट होता है। तो ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे भाषा की बात की जा रही है और यहाँ पे डायरेक्ट जो है डिस्कवरी लर्निंग की बात किया गया है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। बात तो दोनों सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या ये नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत। ये गलत वाला तो जो है वो कट कर दो। अब दोनों देखिए, थर्ड ऑप्शन भी और फोर्थ ऑप्शन में भी दोनों सही की बात किया है, ठीक है, लेकिन दोनों क्योंकि एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो इसका मतलब जो है आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन जो है हमारा सेकंड करेक्ट होगा, क्योंकि इसी में ये बोला, क्योंकि दूसरे में बोला आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। जब एक दूसरे से लिंक ही नहीं है तो व्याख्या कहाँ से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। कहने का मतलब है, कौन सी विशेषताएं जो है ये बताती हैं कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं और कक्षा में अन्य विद्यार्थी हैं, उनके बीच में जो है आमतौर पे भिन्नता दिखाई देती है। तो समझ की अग्रवर्ती गहनता, बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है। जो किसी भी चीज़ की जो समझ है उसमें डेप्थ एक चीज़ दिखती है किसमें, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। नॉर्मल चाइल्ड में ये चीज़ नहीं दिखेगी। सीखने की तेज गति, ये भी बात सही है, ठीक है। समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, नहीं, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता ऐसा नहीं है कि इन दोनों में ये भिन्नता दिखती है। शारीरिक विकास में तेज गति, ये भी नहीं है। तो प्रतिभाशाली व्यक्ति में जो है ए और बी वाली जो है ये चीज़ जो है अधिक दिखती है अन्य विद्यार्थियों से, तो आपका जो है ए और बी सही होगा, ठीक है। शारीरिक विकास की तेज गति, तो ये तो किसी भी नॉर्मल इंसान का भी हो सकता है, मतलब अन्य विद्यार्थी जो नॉर्मल है उनका भी हो सकता है और जो प्रतिभाशाली है उनका भी हो सकता है। तो जो तेजी दिखती है, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखते हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, वो उनके क्या दिखता है, समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने में तेज गति। तो कहाँ पर ये भी है, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सिक्स्थ। समझाने में थोड़ा सा जो है लंबा वीडियो हो जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए समझाती हूँ तो वीडियो लास्ट तक देखा करिए, तभी आप लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिल पाएगा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे डायरेक्ट आंसर, तो दूसरे में और मेरे में क्या ही फ़र्क रह गया। मैं बस यही सोचती हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, श्रवण बाधिता बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। बिल्कुल, अगर बच्चे को सुनाई नहीं देगा तो वो जब चीज़ें अच्छे से सुन ही नहीं पाएगा तो वो अपने बात या अपना विचार जो है कैसे व्यक्त कर पाएगा। तो संवाद में जो है उसकी क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये बात तो सही है। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा और साइन लैंग्वेज, देखिए सभी को आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। संवाद, क्योंकि बच्चे जो है सुन नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं, सांकेतिक भाषा और साइन लैंग्वेज की उपयोग करने की आवश्यकता होती है, सभी के लिए जरूरी नहीं है। बच्चे के पास तेज आवाज़ करके बच्चे की सुनने की अक्षमता की विश्वसनीय तौर पर परीक्षण नहीं, इससे परीक्षण नहीं किया जाता है, इसका अलग टेस्ट होता है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण, ऐसा भी नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट होता है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। जो समावेशन है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में भिन्न है। जो समावेशन है उसमें जो है, जो हमारा करिकुलम है उसमें सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है, तो समायोजन में तो समान है, लेकिन किसमें भिन्न है, उसमें जो है क्या दिखना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। ये डायरेक्ट मैंने इसको बता दिया क्योंकि इसमें बाकी चीज़ें जो है आपकी लिंक ही नहीं कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 8th क्वेश्चन। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? कौन सा कथन सही नहीं होगा? ज्ञान जो है व्यक्तिपरक है, ये तो वो बोलते हैं कि जो ज्ञान है वो व्यक्तिपरक है, ये बात सही है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ये भी बात सही है। जो संरचनावादी सिद्धांतकार हैं वो बोलते हैं कि व्यक्ति जो है अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ही अपने ज्ञान की रचना करता है, ठीक है। आगे क्या है, आगे बोल रहा है कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो संरचनावादी सिद्धांतकार जो है उन्होंने ये नहीं कहा है कि अगर अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए जो है अधिगम, प्रभावी अधिगम तभी हो सकता है अगर उन बच्चों को क्या होगा, बाहरी रूप से प्रेरित करने की जो है आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसा जो है ये लोग नहीं कहते हैं, ठीक है। बाहरी रूप से कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है
जो संरचनावादी सिद्धांतकार हैं उन्होंने ये बात नहीं कही है कि अगर किसी भी अधिगम को उनके लर्निंग को प्रभावी बनाना है तो उसके लिए जो है बाहरी रूप से उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो ये जो है ऑप्शन गलत है। ठीक है, स्किनर वगैरह ने ऐसा कहा है तो ये तो उनके पर जाती है बात। ज्ञान जो है बहुलवादी और बहुविध है, बिल्कुल बात सही है। तो इनके अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा जो जाता है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो है ये बात गलत है। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। देखिए ये क्वेश्चन में अभिप्रेरणा वाला बहुत आता है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। एक चीज याद रखिएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सा अभिप्रेरणा होता है, अगर ऑप्शन में कहीं पर भी बच्चे की रुचि के अनुसार बात की जाए। ठीक है, बच्चा समझने के लिए जो है कुछ सीख रहा है। ठीक है, बच्चा अपने इंटरेस्ट के लिए सीखना चाहता है, बच्चे को सीखने में जो है क्या आ रही है, आनंद आ रहा है। तो अगर इस टाइप का ऑप्शन में दिखे तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा है, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा जिसमें बच्चा जो है अपने अंदर से मोटिवेट होता है। ठीक है, उसके अंदर से कोई बाहरी चीज नहीं। आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे अच्छी अभिप्रेरणा होती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा ये लॉन्ग इफेक्ट होता है इसका। इसमें बच्चा जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, तो ये जो है चीज़ जो है किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कि कुछ भी सीखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अकॉर्डिंग जो बच्चा बहुत ही अच्छा करता है। लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा जिसमें बच्चा किसी को दिखाने के लिए कुछ कर रहा है, बच्चा जो है अच्छा बनने के लिए कुछ सीखना चाहता है, ये चाहता है कि मैं फेमस हूँ अपने पीयर ग्रुप में इसलिए सीखूं, तो ये ऐसा कुछ दिखे तो वो बाह्य अभिप्रेरणा होता है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा का ये जो है पॉइंट याद रखिएगा। अगर बच्चा आंतरिक अभिप्रेरणा में बच्चा अगर अपनी रुचि से सीखना चाहता है या समझने के लिए या उसे सीखने में आनंद आ रहा है, तो वो हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको क्लियर हो पाएगा। जो टॉपिक मैं नहीं करवा पाऊंगी ना, आपको क्वेश्चन के थ्रू उस टॉपिक को जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूंगी, जिससे कि आपका जो है वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे, अगर आप अच्छे से समझते हैं तो। ठीक है, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना। अब यहाँ पे किसको प्रभावित करना है, शिक्षक को, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा तो हुआ ही नहीं। ठीक है, व्यक्तिगत आनंद के लिए। अब यहाँ पे जो है व्यक्ति अपने आनंद के लिए, खुद के आनंद के लिए, अपने खुशी के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना चाहता है, तो ये तो बिल्कुल बात सही है, आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर। डांट से बचने के लिए, देखो इसे बाहरी अभिप्रेरणा बोलेंगे। ठीक है, डांट से बचने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। पुरस्कार राशि पाने के लिए, ये भी बाहरी अभिप्रेरणा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा से क्वेश्चन पक्का आएगा, और वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। किस तरीके से करेंगे वो मैंने बता दिया है। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभी कथन क्या बोल रहा है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है कि एज अ टीचर आपका ये फर्ज बनता है कि विद्यार्थियों में जो विशेष जाति समूह के बारे में जो रूढ़िवादिता है उसको तोड़ना के लिए आप लोगों को जो है इस पे जो है बच्चों के साथ जो है मेहनत करनी चाहिए, इस पे बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य जो है, क्या बोल रहा है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो है ए भी सही है और आपका आर जो है इसका वो भी सही है। तो इसका जो आंसर हमारा होगा क्या होगा, क्योंकि ए और आर सही है और ये इसके बारे में जो है सही बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए महारत पे, ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। महारत क्योंकि निपुणता की बात की जा रही है। लक्ष्य और प्रदर्शन, लक्ष्य में क्या अंतर है, लक्ष्य और प्रदर्शन, लक्ष्य में क्या अंतर है, तो क्या इसका आंसर होगा, देखते हैं ऑप्शन पहले हम पढ़ते हैं। महारत जो है लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होता है, जो महारत हासिल करना होता है वो लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन जो है लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होता नहीं। महारत जो है लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है। बिल्कुल, जो महारत होती है अपने लक्ष्य और अपने कौशल और कार्य की समझ में हमेशा सुधार करने पर केंद्रित होता है, तभी उसे महारत हासिल होती है। जबकि जो प्रदर्शन है लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित है। ठीक है, प्रदर्शन क्या दिखाता है कि हमेशा क्या है, उच्च ग्रेड प्राप्त करने और बाहरी पुरस्कार पर केंद्रित है, तो ये बात तो सही है। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। महारत जो है लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित नहीं, दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर नहीं, अपने लिए। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होता है, तो कहीं ना कहीं ये बात सही है, लेकिन पहला जो गलत बोल रहा है। महारत लक्ष्य में दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो है निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित है, नहीं।
पहला यहाँ पे ये चीज़ ही जो है गलत। यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सेकंड, और इसे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो महारत होती है हमेशा जो है ये कार्य की समझ में जो आप कर रहे हैं उसमें जो है सुधार पर करने पर केंद्रित होता है, लेकिन जो प्रदर्शन होता है वो जो है हमेशा कोशिश रहता है कि उसमें उच्च ग्रेड प्राप्त करना, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर जो है केंद्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। भाई बहन के रिश्ते, ये भी देखो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा। देखते हैं, पढ़ते हैं। भाई बहन के रिश्ते किस तरीके के होते हैं? माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं। बिल्कुल, जो माता पिता और साथी के साथ जो संबंध होते हैं सेम वैसा ही तो नहीं भाई बहन से रिश्ता होता है, उनसे अलग होता है। बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए बहुत ही बड़ी बात बोली है, जो हमारा चाइल्डहुड वाला जो सेशन होता है, टाइम होता है, उसमें जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि हम अपनी बातें जो है वो समझ पाते हैं, उनसे जो है हम अपनी बातें कह पाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये बात तो सही बोल रहा है। आगे भी देखते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान ही होता है? नहीं, माता पिता और साथियों की जैसा संबंध होता है उतना समान नहीं होता है। हमेशा जो है भाई बहन का रिश्ता एक अलग रिश्ता होता है, मतलब जिसमें वो अपनी बात एक दूसरे से कह सकते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऐसा भी नहीं है। ये सामाजिकरण में अत्यधिक भूमिका नहीं, बिल्कुल गलत है। सामाजिकरण में भूमिका बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है कि अब माता पिता और साथियों से जैसा संबंध होता है उससे थोड़ा अलग होता है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जो हमारे सामाजिकरण में इसकी भूमिका होती है बाल्यावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन क्या कह रहा है? बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। जो बच्चों के बीच जो विकासात्मक दर है, आप सब लोग जानते हैं कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, उसके हिसाब से बच्चों का जो विकास है उसके में भी विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात तो सही है। विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधता की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। ये भी बात सही है कि जो विकासात्मक अंतर है ये आनुवांशिकता जो हमारी हेरिडिटी है और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का भी एक अनिवार्य परिणाम है। तो ये दोनों ही बात सही है और जो आर है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो देखते हैं, ये सही है लेकिन ये गलत, तो गलत वाला पहले काट कर दीजिए, व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। हाँ, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? देखिए, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से जो है वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में क्या होती है, थोड़ी कठिनाई होती है। तो क्या बात सही है? तो देखिए, भाषा का जो विकास है पूरी तरह से अनुवांशिकता पर निर्भर नहीं है, अनुवांशिकी पर नहीं निर्भर करता है, हेरिडिटी पर निर्भर नहीं करता है। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है? नहीं। भाषा अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होती है? ये भी ऑप्शन गलत है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है? बिल्कुल, भाषा जो है इसके विकास का एक संवेदनशील काल होता है, जो बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो ये बात जो है बिल्कुल सही बात जो है कर रहा है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट 15 जो है मैं कल करवाऊंगी आप लोगों को। तो वीडियो कैसी लगी, अगर चीज़ें जो आप लोगों को समझ में आ रही है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि लोग जो है अच्छे से प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें और अपने आप को चेक कर पाएँ, अपने आप को देख पाएँ कि उनका लेवल कितना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को टॉपिक करवा रही हूँ, हर चीज़ करवा रही हूँ, तो उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को पता चल पाएगा कि आपको चीज़ें समझ में भी आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य, अब यहाँ पे पठन अक्षमता से जूझ रहा है, को पढ़ना सिखाया जा सकता है? बिल्कुल बात है। क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए जो है प्रोत्साहित करके? नहीं। उच्च ग्रेड स्तर का पठन ग्रंथन करवा के? ऐसा क्या, जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है उच्च ग्रेड का आप पठन मतलब चीज़ें पढ़ाएंगे? तो ये भी गलत है। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड का अगर ऑप्शन दिखे, ऑप्शन में कभी भी ये चीज़ दिखे दंड का उपयोग करना, तो ये जो है आप लोगों का ऑप्शन हमेशा गलत होगा। रटने पर फोकस करना कि रटवा देंगे तो सीख जाएगा, तो इस टाइप के जो ऑप्शन होंगे वो हमेशा गलत होते हैं। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से तो जो पठन वैकल्य की जो समस्या होती है, पढ़ने में बच्चों को समस्या होती है, तो उन्हें जो है ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से जो बच्चों को सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। और मैंने पठन वैकल्य से मतलब जो डिस्लेक्सिया होता है उससे रिलेटेड जो है जितने भी पठन विकार है उससे रिलेटेड जो है आप लोगों को करवाया है, तो वो टॉपिक जो है अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि उसमें जो है ऑलमोस्ट चीज़ें जो है मैंने कवर की है। और कुछ जो भी कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है ना, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी तब आप लोगों को
को समझा दूंगी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, पठन वैकल्य मतलब पढ़ने की समस्या से जूझ रहा है, तो इसमें जो है बच्चों को क्या कर सकते हैं, उसको जो है हम एक सिस्टमेटिक वे में फोनोलॉजिकल जो ट्रेनिंग होती है ना, उसको जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को एक प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जिससे कि बच्चा जो है अच्छे से समझ में आ जाए, उसे सीख जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम क्वेश्चन के थ्रू जो है कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को बता दूं, अभी कुछ टाइम से जो है थोड़ा सा जो सीडीपी है ना, इसका जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आने लगे हैं, जो कि आप लोगों को देखेगा कि प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए ज़्यादा जरूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें। तो वो प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी पूरा प्रीवियस ईयर जो है जितना भी ऑनलाइन पेपर हुआ है, प्लस ये ऑफलाइन वाला पेपर, तो पहले मैंने ऑफलाइन उठाया, देन ऑनलाइन। कुछ ऑनलाइन पेपर मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, तो जो करवा चुकी हूँ वो नहीं करवाऊंगी, बाकी जो रह गया उनको पूरा प्रैक्टिस कराऊंगी। बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट, आपको पूरा यहाँ से जो है पूरी आपको हेल्प मिलेगी। ऑल द बेस्ट।